हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 31 तीसरा काम। डंबलडोर को भी लगता है कि तुम जानते हो कौन अब ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, रॉन ने फुसफुसा कर कहा। हैरी ने स्मृति पात्र में जो कुछ देखा था वो सब उसने रॉन और हरमाइनी को बता दिया था। उसने डंबलडोर की कही ज़्यादातर बातें भी बता दी थी, जाहिर है सीरियस को भी बता दिया था। जैसे ही हैरी डंबलडोर के ऑफिस से निकला वैसे ही उसने सीरियस को उल्लू भेजकर सब बता दिया। हैरी, रॉन, हरमाइनी उस दिन एक बार फिर देर रात तक हॉल में बैठकर सारी बातों पर विचार करते रहे, जब तक कि हैरी का दिमाग चकराने नहीं लगा। तब जाकर उसे डंबलडोर की इस बात का मतलब समझ में आया कि कई बार दिमाग में इतने सारे विचार भर जाते हैं कि उनमें से कुछ को बाहर निकाल देने से राहत मिलती है। रॉन ने हॉल में जल रही आग को घूर कर देखा। हैरी को लगा कि इतनी गर्मी के बावजूद रॉन थोड़ा कांप रहा है। और वो स्नैप पर भरोसा करते हैं, रॉन ने कहा। वो सचमुच स्नैप पर भरोसा करते हैं, हालांकि उन्हें मालूम था कि स्नैप पहले प्राण भक्षी थे। हाँ, हैरी ने कहा। हरमाइनी 10 मिनट तक कुछ नहीं बोली। वो अपने सिर पर हाथ रखकर घुटनों को घूर रही थी। हैरी ने सोचा स्मृति पात्र का इस्तेमाल करने से उसे भी अच्छा महसूस होगा। रीटा स्कीटर, वो अंततः बुदबुदाई। रॉन ने हैरानी से पूछा, इस समय तुम उसकी चिंता कैसे कर सकती हो? मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस सोच रही हूँ। याद है ना, उसने मुझसे 3 ब्रूमस्टिक्स में क्या कहा था? मैं लूडो बैगमैन के बारे में ऐसी बातें जानती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सिर के बाल खड़े हो जाएंगे। उसने उस मुकदमे की रिपोर्टिंग की थी और इसलिए वो जानती थी कि बैगमैन ने प्राण भक्षियों को जानकारी दी थी। और विंकी याद है? मिस्टर बैगमैन बुरे जादूगर हैं। बैगमैन के छूटने पर मिस्टर क्राउच बहुत गुस्सा हुए होंगे। उन्होंने घर पर इसके बारे में बात की होगी। हाँ, लेकिन बैगमैन ने जानकारी जानबूझकर तो नहीं दी थी, है ना? हरमाइनी ने कंधे उचकाए। रॉन ने हैरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, और फज ये मानते हैं कि मैडम मैक्सिम ने क्राउच पर हमला किया था। हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि क्राउच बॉबिटन्स की घोड़ा गाड़ी के पास से गायब हुए थे। हमने मैडम मैक्सिम के बारे में तो सोचा ही नहीं है, रॉन ने धीरे से कहा। देखो, निश्चित रूप से उसमें दानव का खून है और वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। अगर वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो क्या गलत है? हरमाइनी ने तीखी आवाज़ में नजरें उठाते हुए कहा। तुमने देखा था जब रीटा को हैग्रिड की दानवी माँ के बारे में पता चला था तो हैग्रिड के साथ क्या हुआ था? फज को ही देख लो। वो मैडम मैक्सिम पर सिर्फ इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि वो अर्धदानवी हैं। अपने प्रति इस तरह का पूर्वाग्रह भला कौन चाहेगा? अगर मुझे मालूम हो कि सच बताने पर मुझे कितनी बातें झेलनी पड़ेंगी तो मैं भी शायद यही कहूँगी कि मेरी हड्डियाँ बड़ी हैं। हरमाइनी ने घड़ी की तरफ देखा। उसने अचानक दहशत में आते हुए कहा, हमने आज मंत्रों की प्रैक्टिस तो की ही नहीं। हमें आज बाधा मंत्र की प्रैक्टिस करनी थी। हमें ये काम कल ज़रूर करना होगा। चलो हैरी, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। हैरी और रॉन धीरे धीरे कमरे में गए। पजामा पहनते समय हैरी ने नेविल के पलंग की तरफ देखा। डंबलडोर से किए गए वादे के अनुसार उसने रॉन और हरमाइनी को नेविल के मम्मी डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। जब हैरी अपना चश्मा उतार कर मसहरीदार पलंग पर चढ़ा तो उसने कल्पना की कि जिस व्यक्ति की मम्मी डैडी जिंदा हों लेकिन उसे पहचान न पा रहे हों, उसे कैसा लगता होगा। अनाथ होने के कारण हैरी को अक्सर अजनबियों से भी सहानुभूति मिल जाती थी, लेकिन नेविल के खर्राटे सुनते समय उसने सोचा कि दरअसल नेविल सहानुभूति का उससे ज़्यादा हकदार है। अंधेरे में लेटे लेटे हैरी के मन में उन लोगों के लिए गुस्से और नफरत का सैलाब आ गया जिन्होंने मिस्टर और मिसेस लॉन्ग बॉटम को यातना दी थी। उसे याद आया कि जब दिमपिशाच क्राउच के बेटे और उसके साथियों को अदालत ले जा रहा था तो दर्शक उन्हें किस तरह से ताने मार रहे थे। वो समझ गया उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा। फिर उसे चीखते हुए लड़के का दूध जैसा सफ़ेद चेहरा याद आया और एक झटके के साथ ही ये भी याद आया कि वो अज़्काबान जाने के 1 साल बाद मर गया। हैरी ने अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए कहा, इस सब का जिम्मेदार वोल्डेमॉर्ट है। हर तबाही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोल्डेमॉर्ट के कारण हुई है। उसी ने इन परिवारों को अलग कर दिया है, उसी ने इनकी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। रॉन और हरमाइनी को अपनी परीक्षाओं के लिए रिवीजन करना था जो ठीक तीसरे काम के दिन खत्म होने वाली थी। बहरहाल वे दोनों हैरी की मदद करने में अपना काफ़ी समय लगा रहे थे। जब हैरी ने उन्हें ये बात याद दिलाई कि वो कुछ समय अकेले प्रैक्टिस कर सकता है तो हरमाइनी तुरंत बोली,
इसके बारे में चिंता मत करो, कम से कम हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में पूरे नंबर मिलेंगे। क्लास में बैठकर हम इन मंत्रों को कभी नहीं जान पाते। जब हम ऑरर बनेंगे तब के लिए अच्छा प्रशिक्षण है, रॉन ने रोमांच के साथ कहा और कमरे में भन भन कर रही एक बर्र पर बाधा मंत्र का इस्तेमाल किया। बर्र बीच हवा में स्थिर हो गई। जून का महीना आ गया था। महल का माहौल एक बार फिर रोमांच और तनाव से भर गया था। हैरी हर पल हर मौके पर आक्रामक मंत्रों की प्रैक्टिस में जुटा रहा। पिछले 2 कामों के बजाय इस काम के बारे में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। हालांकि ये काम बेशक मुश्किल और खतरनाक होगा, लेकिन मूडी ने सही कहा था। हैरी पहले भी भयंकर प्राणियों और जादुई बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। जब वे प्रोफेसर मैगोनिकल से पूरे स्कूल में बार बार टकराए तो उन्होंने तंग आकर हैरी को लंच के दौरान रूप परिवर्तन की खाली क्लासरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। उसने जल्दी ही बाधा मंत्र में महारत हासिल कर ली। बाधा मंत्र हमलावर को धीमा कर देता है, उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर देता है। उसने लघुकारक शाप भी सीख लिया, जो विस्फोट करके ठोस वस्तुओं के छोटे टुकड़े कर देता है और उन्हें रास्ते से हटा देता है, और दिशा सूचक मंत्र भी, जो हरमाइनी की उपयोगी खोज थी। ये दिशा सूचक मंत्र छड़ी की नोक को उत्तर दिशा में कर देता था, जिससे हैरी ये जांच कर सकता था कि वो भूल भुलैया में सही दिशा में जा रहा है या नहीं। उसे अभी कवच सम्मोहन प्रयोग करने में दिक्कत आ रही थी। इस सम्मोहन से चारों तरफ एक अस्थायी अदृश्य दीवार बन जाती थी, जिससे टकराकर छोटे मोटे शाप छिटक जाते। बहरहाल हरमाइनी ने एक पग बंधन शाप से हैरी के कवच सम्मोहन की अदृश्य दीवार तोड़ दी थी। हैरी 10 मिनट तक कमरे में दोनों पैर से उछल उछल कर चलता रहा, क्योंकि इस दौरान हरमाइनी उस शाप का तोड़ ढूंढ रही थी। तुम काफी कुछ सीख चुके हो, हरमाइनी ने उत्साह से अपनी सूची की तरफ देखते हुए कहा। उन मंत्रों को काट दिया जिन्हें वो सीख चुके थे। यहाँ आकर मैदान में तो देखो, रॉन ने कहा, जो खिड़की के पास खड़ा खड़ा नीचे देख रहा था। देखो तो सही मेलफॉय क्या कर रहा है। हैरी और हरमाइनी उसके पास जाकर देखने लगे। ऐसा लगता है क्रैब और गॉयल चौकीदारी कर रहे हैं। मेलफॉय अपना हाथ अपने मुंह के पास रखे हुए है, उसकी आड़ में कुछ बोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहा हो, हैरी ने उत्साहपूर्वक कहा। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हॉगवर्ट्स में इस तरह की चीजें काम नहीं करती। चलो हैरी, उसने तेजी से खिड़की के पास से हटते हुए और कमरे के बीच में आते हुए कहा, हम कवच सम्मोहन को दोबारा करके देखते हैं। सीरियस अब हर दिन उल्लू भेज रहा था। हरमाइनी की तरह वो भी चाहता था कि हैरी किसी और चीज पर ध्यान न दे, बल्कि आखिरी काम पर अपना ध्यान केंद्रित करे। वो चिट्ठी में हैरी को याद दिलाता, हॉगवर्ट्स की दीवारों के बाहर जो भी हो रहा है वो हैरी की जिम्मेदारी न थी, न है, और न वो उस मामले में कुछ कर सकता है। उसने लिखा, अगर वोल्डेमॉर्ट दोबारा सचमुच ताकतवर बन रहा है तो मेरी पहली चिंता है तुम सुरक्षित रहो। जब तक तुम डम्बलडोर के संरक्षण में हो तब तक वो तुम पर हाथ डालने की कोशिश तक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई जोखिम मत लेना। उस भूल भुलैया से सुरक्षित गुजरने पर ध्यान केंद्रित करना, इसके बाद हम सभी मामलों के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा काम जिस दिन होने वाला था, उस दिन सुबह गरुड़ द्वार की टेबल पर नाश्ते के समय काफ़ी शोर हो रहा था। तभी उल्लू डाक लेकर आ गए। हैरी को सीरियस का गुड लक कार्ड मिला। ये चर्मपत्र का मुड़ा हुआ टुकड़ा था। उसके सामने की तरफ कीचड़ भरे पंजे के निशान थे, लेकिन फिर भी हैरी उसे पाकर खुश हुआ। एक घुग्गू हमेशा की तरह हरमाइनी का दैनिक जादूगर अखबार लेके पास आया। हरमाइनी ने अखबार खोला, पहले पन्ने पर नजर डाली और उसके मुंह में भरा कद्दू के जूस का घूंट अखबार पर छलक गया। क्या हुआ? हैरी और रॉन ने एक साथ घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, हरमाइनी ने जल्दी से कहा। अखबार को छिपाने की कोशिश की, लेकिन रॉन ने अखबार छीन लिया। उसने हेडलाइन को घूर कर देखा और फिर बोला, आज नहीं, भैंस कहीं की। क्या हुआ? पीटर स्कीटर ने फिर से कुछ लिख दिया? हैरी ने पूछा। मेरे बारे में कोई खबर है ना? नहीं, रॉन ने ऐसी आवाज में कहा जिस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता था। सुनो पॉटर, तुम्हारा सिरदर्द कैसा है? तुम ठीक तो हो? तुम अपना पागलपन हम पर मत निकालना। मुझे पढ़ने दो, हैरी ने रॉन से कहा। लाओ अखबार, मुझे दे दो। अनिच्छा से रॉन ने अखबार दे दिया। हैरी ने खोला, देखा एक हेडलाइन के नीचे उसकी तस्वीर है, दुविधाग्रस्त और खतरनाक हैरी पॉटर। विशेष संवाददाता रीटा स्कीटर के अनुसार जिस लड़के ने तुम जानते हो कौन को हराया था वो दुविधाग्रस्त और संभवतः खतरनाक है। दैनिक जादूगर का दावा है कि पॉटर स्कूल में बार बार बीमार पड़ता है और अक्सर अपने माथे पर बने निशान में दर्द की शिकायत करता है।
पिछले सोमवार को ज्योतिष की क्लास में दैनिक जादूगर की आपकी संवाददाता ने देखा पॉटर अपनी क्लास से बाहर निकल रहा है और दावा कर रहा है कि उसका निशान बुरी तरह दर्द कर रहा है, वो पढ़ नहीं सकता। सेंट मंगोस जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल के शीर्ष विशेषज्ञ कहते हैं संभव है तुम जानते हो कौन के हमले से पॉटर के दिमाग पर असर हुआ हो और निशान का दर्द उसकी गहरी दुविधा की अभिव्यक्ति हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। एक विशेषज्ञ का कहना है ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने की चाल हो सकती है। हॉगवर्ट्स में 4th ईयर में पढ़ने वाले ड्रैको मैलफॉय ने दैनिक जादूगर को बताया पॉटर सर्प भाषा बोल सकता है। 2 साल पहले विद्यार्थियों पर बहुत से हमले हुए थे। द्वंद्व युद्ध क्लब में पॉटर ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक लड़के पर सांप छोड़ दिया। हालांकि उस मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर दिया गया। फिर उसने नर भेड़िया और दानवों से दोस्ती कर ली। सर्प भाषा यानी सांपों के साथ बातचीत करने की क्षमता काफी लंबे समय से ये काले जादू की निशानी मानी जाती है। दरअसल हमारे युग का सबसे मशहूर सर्पभाषी कोई और नहीं बल्कि तुम जानते हो कौन है। शैतानी जादू प्रतिरक्षण संघ के सदस्य ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त में बताया है। वो हर उस जादूगर को जांच के काबिल मानता है जो सर्प भाषा बोल सकता है। एल्बस डम्बलडोर को निश्चित रूप से ये विचार करना चाहिए कि इस तरह के लड़के को त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों को इस बात का डर है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए बेताब पॉटर काले जादू का सहारा ले सकता है जिसका तीसरा काम आज शाम को होने वाला है। मुझसे थोड़ा उखड़ गई है ना? हैरी ने अखबार को मोड़ते हुए हल्केपन से कहा। नाग शक्ति के टेबल पर मैलफॉय, क्रैब और गाइल उसे देखकर हंस रहे। उसे कैसे पता चला कि ज्योतिष की क्लास में तुम्हारे निशान में दर्द हुआ? खिड़की खुली थी, मैंने उसे सांस लेने के लिए खोला था। तुम उत्तरी मीनार के ऊपर वाले कक्ष में थे, तुम्हारी आवाज़ जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। हरमाइनी बोली, तुम ही बताओ क्योंकि तुम ही तो जासूसी के जादुई तरीकों पर शोध कर रही हो। रीटा स्कीटर पूरे साल बीटल की तरह खबरों के लिए भन भन करती घूम रही है। तुम ही बताओ ये काम उसने कैसे किया। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं। अचानक हरमाइनी के चेहरे पर एक अजीब सा सपनीला भाव आ गया। उसने एक हाथ धीरे से उठाया, अपने बालों में उंगलियां फेरी। तुम ठीक तो हो? रॉन ने उसकी तरफ तेवरिया चढ़ाते हुए कहा। हाँ। उसने एक बार फिर अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरी और इसके बाद अपना हाथ उठाकर अपने मुंह के पास रख लिया जैसे वो किसी अदृश्य वॉकी टॉकी से बात कर रही। मेरे मन में एक विचार आया है, मुझे लगता है मुझे पता चल गया है, क्योंकि तब कोई भी देख नहीं पाएगा, मुझे भी नहीं। और तब वो खिड़की की मुंडेर पर बैठ सकती थी, लेकिन उसे तो हॉगवर्ट्स में आने की इजाज़त नहीं है। उसे निश्चित रूप से इजाज़त नहीं है। मुझे लगता है वो मेरी मुट्ठी में है। बस मुझे 2 सेकंड का समय दो, मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे यकीन हो जाए। इतना कहकर हरमाइनी ने स्कूल बैग उठाया और भागकर बड़े हॉल के बाहर चली गई। ओए! रॉन ने पीछे से कहा। उसने मुड़ते हुए हैरी से कहा, वो स्कीटर से बहुत नफरत करती होगी, तभी तो वो परीक्षा में देर से आने का जोखिम ले रही है। तुम विंस की क्लास में क्या करोगे? दोबारा पढ़ोगे? त्रिकोणीय टूर्नामेंट का चैंपियन होने के कारण हैरी को वार्षिक परीक्षा ना देने की छूट मिली थी। अब तक वो हर विषय की परीक्षा में सबसे पीछे बैठ जाता था और तीसरे काम के लिए नए आक्रामक मंत्रों की तलाश करता था। ऐसा ही लगता है, हैरी ने रॉन से कहा, लेकिन तभी प्रोफेसर मैगोनिगल घुड़सवार की टेबल में उसके पास आ गई। पॉटर, नाश्ते के बाद सभी चैंपियनों को हॉल के पास वाले कमरे में जाना है। लेकिन तीसरा काम तो आज रात को है, हैरी ने कहा। उसके हाथ से अंडा छूट गया। मैं जानती हूँ पॉटर, आखिरी काम को देखने के लिए चैंपियनों के परिवार वालों को बुलाया गया है। ये तो बस अपने परिवार वालों से मिलने का मौका है। वो चली गई। हैरी मुंह फाड़ कर देखता रहा। उसने रॉन से सूनेपन से कहा, उन्हें ये उम्मीद तो नहीं कि डर्सली दंपत्ति यहाँ आएंगे? क्या पता। हैरी, रॉन ने कहा, मुझे अब फटाफट जाना होगा वरना विंस की परीक्षा में देर हो जाएगी। बाद में मिलते हैं। हैरी ने खाली होते हुए बड़े हॉल में नाश्ता खत्म किया। उसने देखा फ्लर डेलाकोर चील घात की टेबल से उठी और सेड्रिक के साथ चल दी। वो दोनों बगल वाले कमरे में अंदर चले गए। उसके बाद क्रम लंगड़ाता हुआ वहीं चला गया। हैरी जहाँ था वहीं रुका रहा। उसका कोई परिवार नहीं था, कम से कम ऐसा तो कोई नहीं जो उसे जान जोखिम में डालते देखने के लिए आना चाहे। लेकिन वो उठकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि उसे लाइब्रेरी जाकर आक्रामक मंत्रों को एक बार फिर दोहरा लेना चाहिए। तभी बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। सेड्रिक ने अपना सिर बाहर निकाला। हैरी, अंदर आओ, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हैरी हैरान हो गया, उठकर खड़ा हुआ। डर्सली दंपत्ति यहाँ नहीं आ सकते। वो हॉल के पार गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। सेड्रिक और उसके मम्मी डैडी दरवाजे के पास ही खड़े थे।
विक्टर क्रम एक कोने में अपनी काले बालों वाली मम्मी और डैडी से बल्गारियन भाषा में बात कर रहा था। उसे मुड़ी हुई नाक अपने पिता से विरासत में मिली थी। कमरे में दूसरी तरफ फ्लर अपनी मम्मी से फ्रांसीसी भाषा में फर्राटे से बात कर रही थी। फिर उसने मिसेस वीजली और बिल को अंगीठी के सामने खड़े देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमें देखकर हैरान हो गए ना? मिसेस वीजली ने रोमांचित भाव में पूछा। हैरी खुलकर मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचा। सोचा कि हम आकर तुम्हें देख लें हैरी। वो झुकी और उसका माथा चूम लिया। तुम ठीक तो हो? बिल ने मुस्कुराकर हैरी के साथ हाथ मिलाया। चार्ली भी आना चाहता था लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। उसने बताया कि हॉर्नटल के खिलाफ तुम्हारा प्रदर्शन जबरदस्त था। हैरी ने देखा फ्लर डेलाकोर अपनी मम्मी के कंधों के ऊपर से बिल को बहुत दिलचस्पी से देख रही है। ये साफ था कि उसके लंबे बालों या जहरीले दांतों वाली बाली से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बहुत अच्छा किया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि डर्सली दंपत्ति। हैरी बुदबुदाकर मिसेस बीजली से बोला। वे हैरी के सामने डर्सली दंपत्ति की कभी आलोचना नहीं करती थी, लेकिन जब उनका जिक्र होता तो उनकी आंखें दहकने लगती। यहाँ वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल ने कमरे में चारों तरफ देखा। मोटी औरत की सहेली वॉलेट ने अपने फ्रेम से उसे आंख मारी। इस जगह को 5 साल बाद देख रहा हूँ। क्या उस पागल योद्धा यानी सर कैडोगन की तस्वीर अब भी लगी है? ओह हाँ, हैरी ने कहा, जो पिछले साल सर कैडोगन से मिल चुका था। और मोटी औरत? वो मेरे समय में भी थी, मिसेस वीजली ने कहा। उसने मुझे एक रात को जमकर फटकारा था जब मैं 4 बजे सुबह बाहर से लौटी थी। आप 4 बजे तक सुबह बाहर क्या कर रही थी? बिल ने मिसेस वीजली को हैरानी से देखते हुए कहा। मिसेस वीजली मुस्कुराई। उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हारे डैडी और मैं रात को बाहर टहल रहे थे। उन्हें भी एपोलियन प्रिंगल ने पकड़ लिया था। उस जमाने में वही चौकीदार था। तुम्हारी डैडी के शरीर पर उसकी सजा के निशान अब तक हैं। बिल ने कहा, हमें घुमाओगे हैरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हैरी ने कहा। वो सब बड़े हॉल से बाहर निकलने लगे, दरवाजे की तरफ बढ़े। जब वो एमास डिगोरी के पास से निकले तो उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने हैरी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लो तुम भी आ गए। यकीन है कि अब तुम पहले जितना नहीं इतरा रहे होगे, क्योंकि सेड्रिक तुम्हारी बराबरी पर आ गया है ना? क्या? हैरी ने आश्चर्य से कहा। उनकी बात पर ध्यान मत दो, सेड्रिक ने हैरी से धीमी आवाज में कहा। अपने डैडी की तरफ त्योरियां चढ़ा ली। हैरी की सुबह बहुत मज़ेदार गुजरी। वो बिल और मिसेस वीजली के साथ धूप में नहाए मैदान में घूमता रहा। उसने उन्हें बॉबेटन्स की घोड़ा गाड़ी और डर्मिस्ट्रैंग का जहाज़ दिखाया। मिसेस वीजली लड़ाकू पेड़ को देखकर हैरान हुई, जो उनके स्कूल से जाने के बाद लगाया गया था। वे हैग्रिड से पहले वाले गेम कीपर ऑक को भी याद करती रहीं। ग्रीन हाउस के पास हैरी ने पूछा, पर्सी कैसा है? अच्छा नहीं है, बिल ने कहा। वो बहुत परेशान है, मिसेस वीजली ने अपनी आवाज़ नीचे करते हुए कहा। मंत्रालय मिस्टर क्राउच के लापता होने की खबर दबा रहा है। बहरहाल पर्सी को मिस्टर क्राउच द्वारा भेजे गए निर्देशों के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलावा गया है। मंत्रालय को लगता है कि शायद वो निर्देश मिस्टर क्राउच ने नहीं लिखे थे। पर्सी काफ़ी तनाव में है, इसलिए आज रात को मिस्टर क्राउच की जगह उसे 5वां निर्णायक नहीं बनाया गया है। ये काम कॉर्नेलियस फज करेंगे। वो लंच करने के लिए महल लौटे। मम्मी, बिल, रॉन ने स्तब्ध होकर कहा जब वो गरुण द्वार की टेबल पर आया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हैरी को आखिरी काम करते देखने आए हैं, मिसेस वीजली ने उत्साह से कहा। मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? ओह, ठीक ही हुई, रॉन ने कहा। पिशाच विद्रोहियों के नाम मुझे याद नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ नाम मन से लिख दिए हैं। सब चलता है, उसने प्लेट में कॉर्निश पेस्ट्री रखते हुए कहा। इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। मिसेस वीजली उसे सख्ती से घूर रही थी। उनके नाम हमेशा बोडरॉड, दढ़ियल और अर्ग मटमेले जैसे ही तो होते हैं, इसलिए नए नाम बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आई। फ्रेड, जॉर्ज और जीनी भी आकर बैठ गए। हैरी का समय इतना अच्छा गुजरा, उसे ऐसे लगा जैसे वो रॉन के घर पर हो। वो शाम के काम के बारे में चिंता करना भूल गया। आधा लंच करने के बाद हरमाइनी दिखी। तब जाकर हैरी को याद आया कि हरमाइनी को रीटा स्कीटर के बारे में कोई विचार सूझा था। अब बताओ कि तुम्हें क्या? हरमाइनी ने मिसेस वीजली की तरफ इशारा करके चेतावनी में से हिलाया। हेलो हरमाइनी, मिसेस वीजली ने हमेशा की अपेक्षा थोड़े रूखेपन से कहा। हेलो। हरमाइनी की मुस्कान मिसेस वीजली के चेहरे के ठंडे भाव को देखकर अधूरी रह गई। हैरी ने यह देखकर कहा, मिसेस वीजली,
कहीं आप उस बकवास को सच तो नहीं मान रही जो रीटा स्कीटर ने साप्ताहिक जादूगरनी में लिखी थी, क्योंकि हरमाइनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, मिसेस वीजली ने कहा। लेकिन ये सुनने के बाद हरमाइनी के प्रति उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छा हो गया। हैरी, बिल और मिसेस वीजली दोपहर को महल में अच्छी तरह घूमे, फिर शाम के जश्न के लिए बड़े हॉल में लौटे। लूडो बैगमैन और कॉर्नेलियस फज अब स्टाफ टेबल पर आ चुके थे। बैगमैन काफ़ी खुश लग रहे थे, लेकिन मैडम मैक्सिम के पास बैठे कॉर्नेलियस फज कठोर मुद्रा में दिख रहे थे और बातें नहीं कर रहे थे। मैडम मैक्सिम अपनी प्लेट पर आंखें गड़ाई थी और हैरी को लगा उनकी आंखें लाल थी। हैग्रिड भी उनकी तरफ देख रहा था। आज खाने पीने की डिशें पिछले दिनों से ज़्यादा थी, लेकिन हैरी से कुछ नहीं खाया गया। डंबलडोर स्टाफ टेबल पर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। देवियों और सज्जनों, 5 मिनट के बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के आखिरी काम को देखने के लिए क्विडिच पिच की तरफ जाएं। हैरी उठकर खड़ा हो गया। टेबल पर बैठे गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। वीजली परिवार और हरमाइनी ने हैरी को गुड लक कहा। वो बड़े हॉल से बाहर निकलकर सेड्रिक, फ्लर और क्रम के साथ चल दिया। जब वे बाहर की पत्थर की सीढ़ियां उतरकर मैदान की तरफ जा रहे थे तो बैगमैन ने पूछा, ठीक तो हो हैरी? खुद पर भरोसा है? हाँ ठीक हूँ, हैरी ने कहा। वो काफ़ी हद तक सच भी था। वो घबराया था, लेकिन चलते समय भी आक्रामक मंत्रों, शापों और तोड़ों को दोहरा रहा था। वो क्विडिच पिच पर पहुंचे, जो अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उनके ठीक सामने एक रास्ता था। ये विशाल भूल भुलैया का प्रवेश द्वार था। उसके आगे का गलियारा अंधेरा और डरावना था। 5 मिनट बाद दर्शक दीर्घा में लोग आने लगे। हैग्रिड, प्रोफेसर मूडी, प्रोफेसर मैगोनिकल, प्रोफेसर फ्लिटविक स्टेडियम में आए और बैगमैन तथा चैंपियनों की तरफ बढ़ने लगे। बाकी सभी ने अपने अपने हेड पर बड़े बड़े लाल चमकदार सितारे लगा रखे थे, लेकिन हैग्रिड ने सितारा अपने छछूंदर की खाल वाले ओवरकोट की पीठ पर लगाया था। हम भूल भुलैया के बाहर पहरा देंगे, प्रोफेसर मैगोनिकल ने चैंपियनों से कहा। अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ और ये चाहो कि हम तुम्हें बाहर निकाल लें तो हवा में लाल चिंगारियां छोड़ देना। हम में से कोई भी तुम्हें बाहर निकाल लेगा। तुम लोग समझ गए? चैंपियनों ने सिर हिला दिया। तो फिर आप लोग जाएं, बैगमैन ने चारों पहरेदारों से उत्साहपूर्वक कहा। हैग्रिड ने फुसफुसाकर कहा, गुड लक हैरी। चारों पहरेदार भूल भुलैया पर पहरा देने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। बैगमैन ने अपनी छड़ी गले की तरफ की और बुदबुदाए, तीव्र ध्वनि। जादू से तत्काल उनकी आवाज़ कई गुना तेज हो गई और दर्शक दीर्घा में गूंजने लगी। देवियों और सज्जनों, जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट का तीसरा और आखिरी काम शुरू होने वाला है। मैं आपको इसको और बता देता हूँ। पहले स्थान पर 2 चैंपियन हैं, मिस्टर सेड्रिक डिगोरी और मिस्टर हैरी पॉटर। दोनों के 85 अंक हैं। इतना ज़ोरदार शोर और ताली बजी कि अंधेरे जंगल के पक्षी उड़कर आसमान में पहुँच गए। दूसरे स्थान पर 80 पॉइंट के साथ हैं डर्मिस्ट्रैंग इंस्टीट्यूट के मिस्टर विक्टर क्रम। तालियां फिर बजने लगी। और तीसरे स्थान पर है बॉबिटन्स अकादमी की मिस फ्लर डेलाकोर। हैरी को दूर से दिख गया। मिसेस वीजली, बिल, रॉन और हरमाइनी दर्शक दीर्घा में बैठकर फ्लर के लिए तालियां बजा रहे थे। तो हैरी और सेड्रिक, मेरी सीटी बजते ही तुम दोनों अंदर जाओगे। 3, 2, 1 उन्होंने सीटी बजाई। हैरी और सेड्रिक भूल भुलैया में घुस गए। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो एक बार फिर पानी के नीचे पहुंच गया हो। उसने छड़ी निकाली और बुदबुदाया, प्रकाशित भव। उसे आवाज़ आई कि सेड्रिक भी उसके ठीक पीछे यही कर रहा है। 50 गज दूर जाने के बाद वो एक दोराहे पर पहुंच गए। एक दूसरे को देखा। मिलते हैं, हैरी ने बाएं रास्ते को चुनते हुए कहा, जबकि सेड्रिक दाएं पर चला गया। हैरी ने दूसरी बार बैगमैन की सीटी की आवाज़ सुनी। मतलब था कि क्रम भूल भुलैया में दाखिल हो रहा है। हैरी ने रफ्तार बढ़ा ली। उसे थोड़ी ही देर में बैगमैन की सीटी की तीसरी बार आवाज़ सुनाई दी। अब सभी चैंपियन भूल भुलैया में आ चुके थे। दिशा संकेतम, उसने अपनी छड़ी से कहा। उसे अपनी हथेली पर लिटा लिया। छड़ी घूम गई। उसकी दाहिनी तरफ की ठोस दीवार की तरफ संकेत करने लगी। इसका मतलब था कि उत्तर दिशा उस तरफ थी। हैरी जानता था भूल भुलैया केंद्र तक पहुंचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में जाना होगा। आगे का रास्ता खाली था। हैरी जब दाहिने मोड़ पर पहुंचकर आगे बढ़ा तो उसे कोई बाधा नहीं मिली। बाधाओं के ना होने से हैरी उलझन में पड़ गया। निश्चित रूप से कोई न कोई बाधा तो आनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूल भुलैया उसे सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाकर बरगलाना चाहती है। तभी उसे अपने ठीक पीछे हलचल सुनाई दी। उसने अपनी छड़ी उठाकर हमले के लिए तैयारी कर ली।
लेकिन इसकी रोशनी सेड्रिक पर पड़ी, जो अभी अभी दाईं तरफ वाले रास्ते से बाहर निकला था। सेड्रिक काफी दहशत में था। उसके दुशाले के आस्तीन से धुआं निकल रहा था। हैग्रिड के विस्फोटक अग्निडंक वो बहुत बड़े हो गए हैं, मैं मुश्किल से बचकर भागा हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और दूसरे रास्ते पर जाकर ओझल हो गया। अपने और विस्फोटक अग्निडंकों के बीच के फासले को अधिकतम रखने के लिए उत्सुक हैरी तेजी से चलने लगा। फिर जब वो एक मोड़ पर मुड़ा तो उसने देखा एक दम पिशाच उसकी तरफ आ रहा है। वो 12 फुट लंबा था। उसका चेहरा नकाब में छिपा हुआ था। हैरी को उसके सांस लेने की खरखर की आवाज आ रही थी। उसे अपने भीतर ठंडक का एहसास होने लगा, लेकिन वो जानता था उसे क्या करना था। उसने अपना सबसे सुखद विचार सोचा। उसने भूल भुलैया से बाहर रॉन और हरमाइनी के साथ जश्न मनाने पर अपनी पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित किया और छड़ी उठाकर चिल्लाया, पितृदेव संरक्षणम। हैरी की छड़ी के सिरे से एक सफेद मृग बाहर निकला और दमपिशाच की तरफ कुलांचे भरने लगा। दमपिशाच लड़खड़ाया और अपने दुशाले के किनारे में उलझ गया। हैरी ने पहले कभी किसी दमपिशाच को लड़खड़ाते नहीं देखा था। जरा ठहरो, वो चिल्लाया और अपने सफेद पितृदेव की रोशनी में आगे बढ़ा। तुम तो बहरूपीय हो। हास्यांतरण। एक जोरदार कड़ाक की आवाज हुई और विस्फोट के साथ बहरूपिया धुएं की लहर में बदलकर गायब हो गया। सफेद मृग ओझल हो गया। हैरी सोच रहा था, काश अगर मृग रुक जाता तो कम से कम कोई तो उसके साथ होता। हैरी जल्दी जल्दी चलता चला गया। वो सुनने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी छड़ी तान रखी थी। बाएं दाएं, एक बार फिर बाएं। 2 बार उसे सामने बंद दीवार मिली। उसने एक बार फिर दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल किया और पाया कि वो पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा ज्यादा चला गया है। दाईं तरफ मुड़ने पर उसने देखा कि उसके सामने एक अजीब सी सुनहरी धुंध तैर रही है। हैरी उसकी तरफ सावधानी से बढ़ा और अपनी छड़ी की नोक उसकी तरफ मोड़ी। ये धुंध छलावा थी। उसने सोचा कि शायद वो इसमें विस्फोट करके इसे रास्ते से हटा सकता है। वो चिल्लाया, लघुतो। शाप धुंध के बीच से निकल गया। धुंध को कुछ नहीं हुआ। हैरी ने सोचा, उसे ये बात पता होनी चाहिए थी कि लघु कारक शाप सिर्फ ठोस चीजों पर असर करता है। फिर उसने सोचा, अगर वो धुंध में से आगे निकलेगा तो क्या होगा? क्या उसे जोखिम लेना चाहिए? वो अभी झिझक रहा था कि तभी चीख ने खामोशी तोड़ दी। फ्लर! हैरी चिल्लाया। खामोशी दोबारा छा गई। उसने चारों तरफ घूरा। फ्लर को क्या हो गया है? फ्लर की चीख आगे की तरफ से आई थी। उसने एक गहरी सांस ली। जादुई धुंध में दौड़ लगा दी। दुनिया नीचे की ऊपर हो गई। हैरी जमीन से लटक रहा था। उसके बाल खड़े हुए थे। उसका चश्मा उसकी नाक से लटक रहा था। उसे लग रहा था वो अंतहीन आकाश में गिरने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर घास में चिपक गए हैं जो अब छत बन गई है। उसके नीचे सितारों से जड़ा काला आकाश अनंत दूरी तक फैला हुआ है। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की तो वो गिर जाएगा। जब उसका सारा खून उसके दिमाग की तरफ आने लगा तो उसने खुद से कहा, सोचो सोचो। लेकिन उसने जितने भी मंत्र सीखे थे उनमें से किसी में ये नहीं बताया गया था कि जमीन और आसमान के उलटने पर क्या करना चाहिए। क्या उसे अपना पैर हिलाने का जोखिम लेना चाहिए? उसे अपने कानों में खून के थपेड़ों की आवाज सुनाई दी। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो हिलने की कोशिश करे या फिर लाल चिंगारियां छोड़ दे, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। उसने आंखें बंद की ताकि उसे अपने नीचे का अंतहीन आसमान नजर न आए। फिर उसने घास की छत से अपने दाएं पैर को पूरी ताकत से खींचा। तत्काल दुनिया अपने आप सीधी हो गई। हैरी सामने की ठोस जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसने एक गहरी सांस खींची, उठकर खड़ा हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा उस सुनहरी धुंध को जो चांद की रोशनी में मासूमियत से चमक रही थी। वो एक दोराहे पर रुक गया और फ्लर की तलाश में चारों तरफ देखने लगा। उसे यकीन था वो फ्लर की आवाज थी। क्या वो ठीक थी? लाल चिंगारियों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है कि उसने अपनी बाधा पार कर ली है, या फिर वो इतनी मुश्किल में है कि छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हैरी ने उलझन भरी मानसिकता के साथ दाएं रास्ते को चुना, लेकिन साथ ही वो ये सोचे बिना नहीं रह सका, एक चैंपियन तो कम हुआ। कप पास में ही कहीं पर था और ऐसा लग रहा था जैसे फ्लर अब कप की तरफ नहीं बढ़ रही थी। वो यहाँ तक तो आ गया था, है ना? अगर वो सचमुच टूर्नामेंट जीत गया तो क्या होगा? 10 मिनट तक उसे अपने सामने बंद रास्तों के सिवा कोई दूसरी मुश्किल नहीं मिली। 2 बार वो एक ही गलत मोड़ पर मुड़ गया। आखिर उसे एक नया रास्ता मिला। फिर वो जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, उसने देखा सामने एक विस्फोटक अग्निडंक खड़ा था। सेड्रिक ने सही कहा था। ये बहुत बड़ा था। 10 फुट लंबा हो चुका था। विशालकाय बिच्छू जैसा दिख रहा था और इसका लंबा डंक इसकी कमर पर मुड़ा हुआ था। इसकी मोटी चमड़ी हैरी की छड़ी की रोशनी में चमक रही थी।
हैरी ने छड़ी उसकी तरफ करके मंत्र पढ़ा। स्तब्ध हो। मंत्र अग्निडंक की मोटी चमड़ी से टकराकर वापस लौट गया। मंत्र पलटकर ठीक उसके सिर के ऊपर से निकला। अग्निडंक ने अपने सिरे से आग का एक विस्फोट किया और उसकी तरफ छलांग लगा दी। हैरी कुछ कदम पीछे हटा और गिर गया। फिर चिल्लाया, बाधितो। अग्निडंक उससे कुछ इंच दूर रुक गया। हैरी का मंत्र उसके पेट के मांस पर पड़ा था, जहां उसकी चमड़ी मोटी नहीं थी। हैरी ने हाँफते हुए अग्निडंक को दूर हटाया और दूसरी दिशा में भागने लगा। वो जानता था बाधा मंत्र का असर लंबे समय तक नहीं रहता। अग्निडंक किसी भी पल होश में आकर उसका पीछा कर सकता था। उसने बायां रास्ता चुना, लेकिन दीवार बंद मिली। बिना रुके धड़कते दिल से उसने एक बार फिर दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल किया। पीछे गया, उत्तर पश्चिम दिशा में जाने वाला रास्ता चुना। वो कुछ मिनट तक इस नए रास्ते पर चलता रहा। तभी उसे अपने पास वाले रास्ते से किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। सेड्रिक की आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर हैरी को क्रम की आवाज सुनाई दी, पीड़ितो। हवा अचानक सेड्रिक की चीखों से भर गई। दहशत में हैरी अपने रास्ते पर तेजी से चलने लगा ताकि वो सेड्रिक तक पहुंच सके। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने दोबारा लघुकारक शाप का इस्तेमाल किया। इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन इससे बागड़ की दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया। हैरी ने उसमें अपना पैर डालकर मोटी शाखाओं को तब तक लात मारी जब तक वो टूट नहीं गई। छेद बड़ा नहीं हो गया। वो इसमें घुस गया। हालांकि इस कोशिश में उसका दुशाला फट गया। उसने दाहिनी तरफ देखा। सेड्रिक जमीन पर छटपटा रहा था, तड़प रहा था। क्रम उसके ऊपर झुका हुआ था। हैरी सीधा खड़ा हुआ। जब क्रम ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी छड़ी क्रम की तरफ तान दी। क्रम मुड़कर भागने लगा। स्तब्ध हो! हैरी चिल्लाया। मंत्र क्रम की पीठ में लगा। वो रास्ते में रुक गया और आगे की तरफ गिरा और उसका शरीर बिना किसी हरकत के स्थिर पड़ा रहा। हैरी सेड्रिक के पास पहुंचा। उसने छटपटाना बंद कर दिया था, लेकिन बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके हाथ उसके चेहरे पर थे। तुम ठीक तो हो? हैरी ने सेड्रिक का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो चुपचाप मेरे पीछे आया था। उसकी आहट सुनकर जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा उसने छड़ी मेरी तरफ तान दी थी। सेड्रिक उठकर खड़ा हो गया। वो कांप रहा था। उसने और हैरी ने क्रम को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, हैरी ने क्रम की तरफ घूरते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है, सेड्रिक ने कहा। क्या इससे पहले तुम्हें फ्लर की चीख सुनाई दी थी? हैरी ने पूछा। हाँ। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि क्रम ने उसे भी शाप दिया होगा? क्या पता, हैरी धीरे से बोला। क्या हम उसे यहीं छोड़ दें? सेड्रिक बुदबुदाया। नहीं, हैरी ने कहा। मुझे लगता है हमें लाल चिंगारियां छोड़ देना चाहिए। कोई आकर उसे बचा कर ले जाएगा, वरना अग्निडंक उसे खा जाएगा। वो इसी काबिल है। सेड्रिक बुदबुदाया, लेकिन उसने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और हवा में लाल चिंगारियां छोड़ दी। चिंगारियां क्रम के ठीक ऊपर आसमान में मंडराती रहीं और जगह बताती रहीं जहां वो लेटा हुआ था। हैरी और सेड्रिक अंधेरे में चारों तरफ देखते रहे। फिर सेड्रिक बोला, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या? ओह हाँ, ठीक है, हैरी ने कहा। ये एक अजीब क्षण था। वो और सेड्रिक क्रम के खिलाफ कुछ समय के लिए एक हो गए थे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि वो प्रतिद्वंद्वी हैं। वो बिना बोले अंधेरे रास्ते पर चलते गए। फिर हैरी बाईं तरफ मुड़ गया और सेड्रिक दाईं। जल्दी ही सेड्रिक के कदमों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। हैरी आगे बढ़ता रहा। मुकाबला उसके और सेड्रिक के बीच था। कब तक सबसे पहले पहुंचने की इच्छा अब उसके मन में जोर से धधक रही थी, लेकिन अभी अभी जो क्रम ने किया था उसे यकीन नहीं हो रहा था। मूडी ने उसे बताया था, किसी अक्षम्य शाप के प्रयोग का मतलब अज़्क़बान में उम्र कैद की सजा। निश्चित रूप से क्रम त्रिकोणी कप को इतनी बुरी तरह नहीं जीतना चाहता था, पर हैरी ने अपनी गति बढ़ा दी थी। अक्सर उसे बंद दीवारें मिलती थीं, लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण उसे विश्वास होने लगा कि वो भूल भुलैया केंद्र के करीब पहुंच रहा है। छड़ी की रोशनी में उसे एक असाधारण प्राणी दिखा, जिसकी उसने आज तक सिर्फ भयानक जानवरों की भयानक किताब में तस्वीर देखी थी। वो एक स्फंक्स थी। उसका शरीर किसी शेरनी जैसा था। उसके बड़े बड़े पंजे थे। उसकी पीली लंबी पूंछ भूरे गुच्छे में खत्म होती थी। बहरहाल उसका सिर औरत जैसा था। वो मुड़कर अपनी लंबी बादामी आंखों से हैरी को पास आते हुए देख रही थी। हैरी ने झिझकते हुए अपनी छड़ी उठा ली। ऐसा नहीं लग रहा था कि स्फंक्स उस पर हमला करना चाहती थी। वो तो सामने वाले रास्ते पर इधर से उधर टहलकर सिर्फ रास्ता रोक रही थी। फिर वो भारी और भर्राई आवाज में बोले, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, तो जल्दी पहुंचने वाला रास्ता यही है। तो क्या आप हटेंगी?
हैरी ने कहा, हालांकि वो जानता था उसे जवाब क्या मिले। नहीं, स्फंक्स ने टहलते हुए कहा, जब तक तुम मेरी पहेली का जवाब न दे दो। अगर तुमने पहली बार में सही अंदाजा लगा लिया तो मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगी। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम पर हमला कर दूंगी। अगर तुम खामोश रहे तो मैं तुम्हें बिना हमला किए अपने से दूर जाने दूंगी। हैरी के पेट में भयंकर खलबली मच गई। इस तरह के काम में वो नहीं बल्कि हरमाइनी निपुण थी। उसने अपनी संभावनाओं को तौला। उसने कहा, ठीक है, पहेली बताइए। स्फंक्स रास्ते के ठीक बीच में अपने पिछले पैरों पर बैठ गई और बोलने लगी, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो छिप कर रहता है, गोपनीय काम करता है, झूठ बोलता है। फिर मुझे बताओ कि सुधार की सबसे आखिरी चीज क्या है, मध्य का मध्य और अंत का अंत क्या है, और आखिर में वो आवाज बताओ जो अक्सर सुनी जाती है जब शब्द खोजने में मुश्किल आती है। अब इन सभी बातों को जोड़ दो, इस बात का जवाब दो, किस प्राणी को तुम चुनना नहीं चाहोगे। हैरी ने मुंह फाड़कर उसे घूरा। उसने कहा, क्या मैं एक बार फिर पहेली सुन सकता हूँ? थोड़ा धीरे से। स्फंक्स ने हैरी की तरफ देखकर पलकें झपकाई, मुस्कुराई और अपनी बात दोहराई। हैरी ने पूछा, ये सभी सुराग उस प्राणी के बारे में हैं जिसे मैं कभी नहीं चुनना चाहूंगा? स्फंक्स एक बार फिर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई। हैरी ने इसे हाँ मान लिया। हैरी ने दिमाग दौड़ाया। ऐसे बहुत से जानवर थे जिन्हें वो चूमना नहीं चाहता था। सबसे पहले तो विस्फोटक अग्निडंक का ख्याल आया, लेकिन वो समझ गया इसके लिए उसे सुरागों को हल करना होगा, जो छिप कर रहता है, जो झूठ बोलता है। क्या आप मुझे अगला सुराग बताएंगी? ये तो धोखेबाज होगा। नहीं, ये मेरा अंदाजा नहीं है। स्पाई, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। आप मुझे अगला सुराग बताएंगी? स्फंक्स ने कविता की अगली पंक्ति दोहरा दी। सुधार की सबसे आखिरी चीज, हैरी ने दोहराया, मध्य का मध्य। क्या मैं आखिरी लाइनें फिर सुन सकता हूँ? उसने आखिरी चारों लाइनें सुना दी। ऐसी आवाज जो अक्सर शब्द खोजने में मुश्किल आते समय आती है। ये तो जरा ठहरो, और भी तो एक आवाज ही है। स्फिंक्स उसकी तरफ मुस्कुराई। स्पाई स्पाई और हैरी ने आगे पीछे टहलते हुए कहा, वो प्राणी जिसे मैं कभी नहीं चूमना चाहूंगा। स्पाइडर। स्फिंक्स खुलकर मुस्कुराई। वो उठी और अपने अगले पैर फैलाकर एक तरफ को हट गई ताकि हैरी उसके पास से निकलकर आगे जा सके। धन्यवाद, हैरी ने कहा, अपनी बुद्धि पर हैरान होते हुए वो आगे भागने लगा। अब वो करीब ही होगा, बहुत करीब। उसकी छड़ी तो उसे बता रही थी कि वो ठीक दिशा में जा रहा है। जब तक कि रास्ते में कोई बहुत भयंकर चीज न मिल जाए तब तक उसके पास मौका है। आगे दो रास्ते थे। दिशा संकेतम, उसने अपनी छड़ी से फुसफुसाकर कहा। छड़ी ने घूमकर दाहिनी तरफ को इशारा कर दिया। वो उसी तरफ भागा। फिर उसे सामने की रोशनी दिखाई दी। त्रिकोणीय कप से 100 गज दूर एक टेबल चमक रहा था। हैरी उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसे अपने सामने वाले रास्ते पर एक काली आकृति धड़धड़ाती हुई नजर आई। सेड्रिक वहां पहले पहुंच जाएगा। सेड्रिक पूरी तेजी से कप की तरफ भाग रहा था। हैरी जानता था कि वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। सेड्रिक उससे ज़्यादा लंबा है, उसके कदम ज़्यादा बड़े थे। फिर हैरी ने देखा कोई बहुत बड़ी चीज़ बाईं तरफ की दीवार से टकरा रही थी। सेड्रिक उसे टकराने वाला था, लेकिन आंखें कप पर टिकी होने के कारण सेड्रिक उस चीज़ को देख नहीं पाया। सेड्रिक, बाईं तरफ देखो। सेड्रिक ने समय रहते देख लिया। उस चीज से टकराते टकराते बचा, लेकिन गिर गया। हैरी ने देखा सेड्रिक के हाथ से छड़ी छूट गई। एक दैत्याकार मकड़ी रास्ते में आ गई और सेड्रिक की तरफ दौड़ने लगी। स्तब्ध हो! हैरी दोबारा चीखा। मंत्र मकड़ी के दैत्याकार बालों से भरे शरीर पर पड़ा, लेकिन इससे तो अच्छा ये रहता कि वो उसे पत्थर मार देता, क्योंकि मंत्र का कोई खास असर हुआ नहीं। मकड़ी हिली, घूमी और हैरी की तरफ दौड़ने लगी। स्तब्ध हो, बाधित हो, स्तब्ध हो! लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मकड़ी या तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी या फिर इतनी जादुई थी कि मंत्रों से उसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि गुस्सा आ गया। हैरी को उसकी 8 चमकती काली आंखों में एक भयंकर झलक दिखाई दी, और ब्लेड की तरह नुकीली चिमटियों की भी। और फिर वो मकड़ी हैरी के ऊपर आ गई। मकड़ी ने उसे अपने अगले पैरों से पकड़कर हवा में उठा लिया। वो बुरी तरह छटपटा रहा था, लात मारने की कोशिश कर रहा था। उसका पैर चिमटियों से टकराया। उसे बहुत तेज दर्द हुआ। उसे सेड्रिक के स्तब्ध कहने की आवाज़ आई, लेकिन उसके मंत्र भी हैरी के मंत्र से ज़्यादा
असरदार नहीं थे। जब मकड़ी ने अपनी चिमटियां एक बार फिर खोली तो हैरी छड़ी उठाकर चिल्लाया, निरस्त्र भव। काम बन गया। निरस्तीकरण मंत्र के प्रभाव से मकड़ी ने उसे छोड़ दिया। हैरी 12 फुट ऊपर से अपने पहले से घायल पैर पर गिरा जो मुड़ गया। उसने बिना सोचे समझे मकड़ी के पेट पर निशाना साधा, जैसा उसने अग्निडंक के साथ किया था। चिल्लाया, स्तब्ध हो। उसी समय सेड्रिक ने भी ऐसा ही किया। दोनों मंत्रों ने काम कर दिया। मकड़ी एक तरफ गिर गई और बागड़ के पास पड़ी रही। हैरी, तुम ठीक तो हो? क्या मकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरी थी? नहीं। हैरी ने अपने पैर की तरफ देखा, उसमें से बहुत खून निकल रहा था। उसे अपने फटे दुशाले पर मकड़ी की चिमटियों का गाढ़ा चिपचिपा रस दिख रहा था। हैरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वो उसका वजन नहीं संभाल सकता था। वो दीवार से टिक कर खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। सेड्रिक त्रिकोणीय कप से कुछ फुट दूर खड़ा था, जो उसके पीछे चमचमा रहा था। उसे उठा लो, जाओ उसे उठा लो, तुम सबसे पहले पहुंचे हो, हैरी ने सेड्रिक से कहा। लेकिन सेड्रिक हिला तक नहीं। वो वहीं खड़ा खड़ा हैरी को देखता रहा और फिर कप की तरफ देखने के लिए मुड़ा। हैरी ने सुनहरी रोशनी में उसके चेहरे पर हसरत का भाव देखा। सेड्रिक ने दोबारा हैरी को देखा, जो सहारे के लिए बागड़ को पकड़े था। सेड्रिक ने एक गहरी सांस ली। तुम उसे उठा लो, जीतना तो तुम्हें चाहिए। आज तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। ऐसा नहीं होता। हैरी को गुस्सा आ रहा था। उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मकड़ी की पकड़ से छूटकर गिरने के बाद उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बाद भी सेड्रिक ने उसे हरा दिया था। जिस तरह उसने चो को डांस पार्टी में ले जाने के मामले में हैरी को हरा दिया था। देखो, मेरे इस पैर की हालत ऐसी है कि इसके दम पर मैं कोई दौड़ नहीं जीत सकता। सेड्रिक कप से कुछ कदम दूर चलकर स्तब्ध मकड़ी के पास पहुंचा और सिर हिलाने लगा। नहीं, वो बोला। उदारता मत दिखाओ, हैरी ने चिढ़कर कहा। बस कप उठा लो जिससे हम बाहर निकल सकें। तुमने मुझे ड्रैगन के बारे में बताया था। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं पहले काम में हार जाता, सेड्रिक ने कहा। उस मामले में किसी ने मेरी मदद की थी। तुमने भी तो अंडे के सुराग के मामले में मेरी मदद की। हमारा हिसाब बराबर हो गया। मेरी भी तो उस अंडे के मामले में किसी ने मदद की थी, सेड्रिक बोला। लेकिन हिसाब तो फिर भी बराबर हो गया। हैरी का पैर बुरी तरह कांप रहा था। जब मकड़ी ने उसे गिराया था तो उसके टखने की नस खिंच गई थी। तुम्हें दूसरे काम में ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे। तुमने सभी बंधकों को बचाने के लिए रुकने का फैसला किया था। ये काम मुझे करना चाहिए था, सेड्रिक ने अड़ते हुए कहा। मैं अकेला ही मूर्ख था जिसने उस गीत को गंभीरता से लिया। अब तो कप उठा लो, हैरी ने कड़वाहट से कहा। नहीं। सेड्रिक मकड़ी के उलझे हुए पैरों के ऊपर से होता हुआ हैरी के पास आया, उसे देख रहा था। सेड्रिक गंभीर था। वो एक ऐसी शानदार शोहरत से दूर जा रहा था जो मेहनत कश हाउस को सदियों से नसीब नहीं हुई थी। चलो, सेड्रिक ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे इस काम के लिए उसे अपने पूरे दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। उसकी बाहें बंधी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो फैसला कर चुका है। हैरी ने कभी सेड्रिक को तो कभी कप को देखा। एक पल के लिए तो उसने ये काल्पनिक तस्वीर देखी कि वो भूल भुलैया से कप थामे बाहर निकल रहा है। उसने देखा कि उसने त्रिकोणीय कप उठा रखा है। भीड़ शोर मचा रही है। चो का चेहरा प्रशंसा से दमक रहा है, लेकिन फिर तस्वीर गायब हो गई। उसने देखा कि वो सेड्रिक के दृढ़ चेहरे को एकटक देख रहा था। हम दोनों ही ये काम करते हैं, हैरी ने कहा। क्या? हम इसे एक साथ पकड़ते हैं। जीत तो हॉगवर्ट्स की ही होगी। हम इसमें बराबरी के हिस्सेदार होंगे। सेड्रिक ने हैरी को घूर कर देखा। उसने अपनी बाहें खोल ली। तुम सचमुच ऐसा चाहते हो? हाँ, हमने एक दूसरे की मदद की है ना? हम दोनों ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम दोनों अब इसे एक साथ पकड़ लेंगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सेड्रिक को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, चलो। उसने हैरी की बाह कंधे के नीचे से पकड़ ली और लंगड़ा रहे हैरी को सहारा देकर उस टेबल की तरफ ले गया जहां कप रखा था। जब वो उसके पास पहुंचे तो दोनों ने कप के चमकते हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। 3 की गिनती पर। ठीक है, हैरी ने कहा। 1, 2, 3। हैरी और सेड्रिक ने हैंडल पकड़ लिया। तत्काल हैरी को नाभि के पीछे एक झटका लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। अब वो त्रिकोणीय कप के हैंडल को नहीं छोड़ सकता था। कप का हैंडल उसे आगे की तरफ खींच रहा था और हवा के शोर और रंगों की घुमड़ते सैलाब में उड़ाता हुआ ले जा रहा था। सेड्रिक भी उसकी बगल में ही उड़ रहा था।